फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। कहीं विपक्ष या कहीं जो एथनिक ग्रुप्स है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसा है क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो इसका विरोध किया जा रहा है और भारत सरकार इसको लागू करने पे इतना आमादा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा बिल है, एक ऐसा कोड है जिससे कई सारे व्यक्तिगत फैसले प्रभावित होंगे। अब वो व्यक्तिगत फैसले, व्यक्तिगत जीवन के फैसले कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजों को यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावित करेगा, उनके ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूंगा 12 उन फैसलों की, 12 उन चीजों की जो बदल जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद। 12 ऐसी कौन सी चीजें हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है, इस वजह से मुस्लिम समुदाय भी इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहा है। और जब इसका मसौदा तैयार होकर पूरी तरह से आ जाएगा, उसके बाद में हो सकता है विरोध के सुर और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार इसके पीछे पड़ी है कि इस बिल को लागू करना है देश की एकता को बनाए रखने के लिए। कई ऐसे फैसले जो प्रभावित होंगे, उन फैसलों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला फैसला यहाँ पर, या सबसे पहली चीज है यहाँ पर, गर्ल्स की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, उसको 18 से बढ़ाकर 21 किया जाएगा। अब इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि ताकि वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर सके। ग्रेजुएशन करवाने के पीछे ये मकसद होता है कि ठीक है, अगर लड़की होगी 12th के बाद ग्रेजुएशन तक भी पढ़ाई कर लेती है, उसमें मैच्योरिटी काफी ज्यादा आ जाती है, वो चीजों को बहुत ज्यादा समझने लग जाती है और वो परिवार नियोजन या अपने करियर से रिलेटेड कई चीजों पर ध्यान दे सकती है। कम एज में शादी करने में कई नुकसान होते हैं, जैसे परिवार नियोजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये एक मेन चीज है जहां पर 18 से बढ़ाकर 21 साल लड़की की शादी की उम्र करने के लिए सरकार इस बिल में इस चीज को जोड़ रही है। अभी तक लड़की की उम्र 18 साल है, वैधानिक उम्र शादी की, और लड़कों की है 21 साल। दूसरी चीज जो यहाँ पर सरकार करने जा रही है वो ये, शादियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो गांव के स्तर तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, गांव के स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाया करेंगे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या शादी की रजिस्ट्री के बिना सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। इससे सरकार का एकमात्र मकसद ये है कि शादी की उम्र का एग्जैक्ट पता लगे और किस किस की कहां तक शादी हो। और यहाँ पर कुछ चीजें ये होती है कि ठीक है, इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिजेस भी होती है, तो इंटर रिलीजियस शादी ना हो सके, कई लोग फोर्स्ड कन्वर्जन करवाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो उन चीजों को रोकने के लिए भी सरकार रजिस्ट्रेशन जरूरी मांगती है कि शादी के लिए आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और उस सुविधा को के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर नहीं जाना पड़ेगा, गांव लेवल तक ही, गांव के स्तर तक ही रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। तीसरी चीज जिसमें बदलाव आएगा वो ये कि पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार दिए जाएंगे। अभी क्या है कि पर्सनल लॉज के हिसाब से सब कुछ अलग अलग है। रिसेंटली आपने देखा होगा शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने पर सरकार ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया था, जिसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद उसके अंदर यहाँ पर इस चीज को भी जोड़ दिया जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा तलाक से रिलेटेड केसेस में। चौथी चीज जो यहाँ पर बदल जाएगी वो है दोस्तों बहुविवाह पर पूरी तरह रोक। बहुविवाह बोले तो पॉलीगैमी, यानी एक से ज्यादा शादियां कर पाना। मुस्लिम समुदाय में यहाँ पर 4 शादियां अलाउड है उनके शरिया कानून के हिसाब से, तो जिसको कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग एक से ज्यादा भी शादियां करते हैं। खैर दूसरे धर्मों में ये सब चीजें नहीं है, तो यहाँ पर पॉलीगैमी या बहुविवाह को रोक दिया जाएगा ताकि कि रिलीजियस कन्वर्जेशन घटेगा और अननेसेसरी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट भी घटेगा। तो इसलिए सरकार बहुविवाह को रोक देना चाहती है। पांचवी जिस चीज में यहाँ पर बदलाव आएगा वो है दोस्तों उत्तराधिकार में लड़का और लड़की को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। अभी क्या होता है कि लड़के को ज्यादा अधिकार है, पर्सनल लॉज जो बने हुए, हिंदू कोड हो या चाहे मुस्लिम कोड हो या किसी भी धर्म का हो, उसमें लड़के को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं उत्तराधिकार के बारे में। उत्तराधिकार बोले तो पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी है या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी या कोई जमीन जायदाद है या कुछ भी चीज है, तो उसका जब बंटवारा किया जाता तो उसमें लड़के को ज्यादा विशेष अधिकार मिले हुए। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत दोनों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा एक आइडिया लगाया। छठी चीज जो यहाँ पर बदलने वाली वो हो गया दोस्तों नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु पर जब उसकी पत्नी को वेतन भत्ता या गुजारा भत्ता मिलता है, तो उस पैसे में लड़के के माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी हुई। जनरली क्या होता है, कई केसेस में ये पाया गया है कि मान लो नौकरी पेशा लड़के की मृत्यु हो जाती तो उसमें वो नौकरी उसकी वाइफ को या उसके बेटे को या किसी को भी मिल जाती है, या गुजारा भत्ता या पोषण भत्ता जो मिलता है जिसको एलिमोनी बोला जाता है, तो उसमें से उस पैसे में से उस लड़के के माता पिता के भी भरण पोषण की जिम्मेदारी, क्योंकि कई केसेस आए थे जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी ने पति के माता पिता का ध्यान नहीं रखा। तो इस चीज में भी सुधार करने के लिए भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस चीज को ऐड कर रही है, जो कि सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। और देखी जाए तो ये कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं ये समाज के अंदर जिनकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, तो उन चीजों को दूर करने के लिए ये काफी सोची समझी एक मसौदा तैयार किया गया है। खैर सरकार अभी तक भी इसके ऊपर विचार कर रही है, बातें चल रही है। ठीक है, वेरी सून इसको लॉन्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी सरकार इसको लॉन्च करना चाहे।
अब कई राजनीतिक संगठन इसको एक चुनावी पैंतरा बता रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी ही बार कहा है कि प्लीज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। भारत के कुछ राज्यों में, भारत के एक दो राज्यों को छोड़कर कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। उत्तराखंड की सरकार काफी जोर शोर से इसको लागू करने पे काम कर रही है। यहाँ सातवीं चीज जो इसमें जोड़ी जाएगी वो है दोस्तों की पत्नी की मौत के बाद पत्नी के माता पिता का सहारा पति को बनना पड़ेगा। उनके भरण पोषण या गुजारे का जिम्मेदारी उसके पति पर आएगी। क्योंकि क्या होता है कि पहले के जमाने में क्या होता था, 6-6 7-7 बेटे बेटी बच्चे होते थे किसी के भी, ठीक है। तो 6-6 7-7 अगर बच्चे किसी के हैं तो 2-3 बेटे हैं, अगर एक की या एक एक्सपायरी हो जाए उनमें से, तो इतने लोगों में से कोई ना कोई संभाल लेता था, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा किसी के एक ही बेटा या बेटी होती है, किसी ज्यादा से ज्यादा 2 या बेटे बेटी होते हैं। अब उसमें से भी अगर माता पिता की मृत्यु हो जाए, अब उसमें से भी अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसको संभालेगा कौन। इसलिए लड़की के माता पिता की मृत्यु पर उसके भरण पोषण और उनको संभालने की जिम्मेदारी पति को दी जाएगी। तो ये भी एक नया कानून बनने वाला है। आठवीं चीज जो इसमें जोड़ी जाएगी वो है कि मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। इस प्रक्रिया को बहुत आसान किया जाएगा। अभी ये गोद लेने की प्रक्रिया काफी जटिल है मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए। इसके ऊपर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, जो कि मैं आने वाले समय में हो सकता है बना दूं। लेकिन अभी के लिए इतना ही बताना चाहूंगा कि ये चीज भी इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में जोड़ी जाएगी, जहां पर मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा और काफी ईजी इस प्रोसेस को कर दिया जाएगा। अभी तक ये प्रक्रिया काफी जटिल है, जिसमें काफी ज्यादा समस्याएं आती है और कई जगह कई फाउंडेशन ऐसी है जिसमें मुस्लिम महिलाएं बच्चे गोद नहीं ले पाती है। नौवीं चीज जो इसमें जोड़ी जाएगी वो है दोस्तों की हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। अब हलाला क्या होता है और इद्दत क्या होती है, इसके लिए से आप कहीं भी जाके YouTube पर भी टाइप करोगे, वहां पर उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आएगा। क्योंकि इनके ऊपर अगर मैं बोलने लगा तो ये भी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, जिनको पूरा समझाने में काफी लंबा ये वीडियो खींच जाएगा। तो हो सकता है इसके ऊपर एक बाद में अलग वीडियो बना जाए। लेकिन हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रिया पर सरकार रोक लगाना चाहती है, तो इसको भी उस मसौदे में जोड़े जाने की पूरी संभावना है। 10वीं चीज जो इसमें जोड़े जाने की बात चल रही है कि लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। इनफैक्ट मम्मी पापा को सूचित किया जाएगा, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप, आज आप किसी भी बड़े शहर में जाते हो, इनफैक्ट छोटे शहरों में भी ये चीजें इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है। बड़े शहरों में आप जाओगे, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वहां पर जो यंगस्टर्स रह रहे थे वो वहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला बिना शादी के वो साथ रह रहे होते हैं, एक तरह से हस्बैंड वाइफ की तरह। लेकिन लीगली वो हस्बैंड वाइफ नहीं होते, ना लीगली ना सांस्कृतिक रूप से। तो इस चीज के लिए आने वाले समय में हो सकता है आपको डिक्लेरेशन देना पड़ जाए, या आपके माता पिता को भी इस चीज के लिए सूचित किया जाएगा कि आपका बच्चा या बच्ची जो है फलाने शहर में रह रहा है, वहां पर जॉब कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो वहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो ठीक है, इसमें माता पिता की स्वीकृति मिल जाएगी या स्वीकृति नहीं मिलती है, तो उस केस में फिर आगे की जो कुछ चीजें होती है वो चीजें इसमें सब क्लॉजेस में जोड़ दी जाएगी। तो इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब कई यंगस्टर्स को ये चीज अच्छी नहीं लग सकती है, कहीं को बुरी लग सकती है कि ये उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस है, बट ठीक है, अभी तक का जो मसौदे की सुनने में आया उनमें ये चीजें ऐड की जाएगी। 11वीं चीज जो इसमें जोड़ी जाएगी वो कि बच्चे के अनाथ होने पर उसकी गार्जियनशिप की प्रक्रिया काफी आसान कर दी जाएगी। दोस्तों, अनाथालय आपने सुना होगा, उसमें कई अनाथ बच्चे रहते हैं। तो बच्चा जब अनाथ हो जाता है तो उसमें वो अनाथालय में रहने लग जाता है, उसका ध्यान वहीं पर रखा जाए, उसका खाना पीना सोना सब कुछ वहीं पर होता है, ठीक है। अनाथालय का काम ही यही होता है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो लेकिन जब कोई इंसान कोई गोद लेना चाहता है या उसकी कोई गार्जियनशिप आती है कि ठीक है हम इसके गार्जियन बनना चाहते हैं या हम इसके गार्जियन हैं, तो उसमें काफी जटिल प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया को काफी ईजी किया जाएगा ताकि कोई बच्चा अनाथ ना रह जाए। 12वीं ये चीज जोड़े जाने की बात चल रही है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा होने के केस में बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाए। यानी अगर हस्बैंड वाइफ है दो, ठीक है, उनका एक बच्चा है, 2 बच्चे, जितने भी बच्चे, अगर उनमें झगड़ा चलता रहता है, झगड़ा होने के बाद एक समय पर वो दूर अलग रहने लग जाते हैं, ठीक है, पत्नी अपने पीहर रह रही है, हस्बैंड अपने घर में रह रहा है, या हो सकता है एक ही शहर में अलग अलग जगह वो लोग रहने लग जाए, तो बच्चों के इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो ऐसे केसेस में कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स को दी जानी चाहिए। इसके ऊपर विचार करके ये चीज इसमें जोड़ने की बात चल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मैंने जो चीजें बताई है, इन सब चीजों को लगभग जोड़ा जाएगा। इनमें हो सकता है कुछ चीजें और ऐड कर दी जाए, कुछ चीजें घटा दी जाए, बाकी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत ये सारी चीजें आएगी, ताकि और ये सारे रूल पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे भारतवर्ष में ये सब चीजें हर इंसान पे लागू होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पुरुष हो, महिला हो, ठीक है, किसी भी एथनिक कल्चर को फॉलो करने वाला हो।
अब इसमें कई लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध अभी और आने वाले समय में और बढ़ेगा। हो सकता है कई लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जानबूझ के इस तरह का ये कानून ला रही है ताकि 2024 के इलेक्शन से पहले काफी हो हल्ला हो। इससे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन बोले तो ध्रुवीकरण होगा। ये इस स्ट्रैटेजी में बीजेपी काम कर रही है, जबकि बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश आ चुके हैं, किसी सरकार ने इस चीज की पहल नहीं करी तो वो लोग पहल करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, ये जो चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ रही है ये सही है या गलत है, या इनमें से कौन सी चीज जो सबसे अच्छी सही लगी आपको, या कौन सी चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।